Hello students, due to coronavirus we are all facing very much hardship in our life. आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही होंगी. आई नो आप अपने करियर के एक अहम मोड़ पर हैं, इसलिए आपके करियर को एक सही शुरुआत मिले, एक अच्छी शुरुआत मिले. वी आर ब्रिंगिंग यू फ्री ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस एट योर डोर स्टेप टिल द पीरियड ऑफ लॉकडाउन. ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. Face to face offline classes will begin at our academy after the lockdown period ends. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक. इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हम जो बुक रेफ़र करने वाले हैं, हम बुक रेफ़र करने वाले हैं डी के गोयल सर की क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इससे पहले कि हम समझें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसमें क्या क्या बनाया जाता है, पहले हम बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. सर अगर मैं बात करके चलूँ तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है. अच्छा, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है तो किस चीज़ के लिए काम करके चलेगी? देयर मेजर एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना. अच्छा सर, एक एग्जांपल दो, हमें ऐसे समझ नहीं आया सर किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जो कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है. ठीक है, इसके बदले वो क्या लेता है? इसके बदले वो एनोनिमस डोनेशंस लेता है, जनरल पब्लिक से चैरिटी लेता है. उसके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने उस स्कूल को बनाया है वो उनसे एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लेता है उस स्कूल को रन करने के लिए. अच्छा, एक और एग्जांपल दे दो सर. एक और एग्जांपल की आप बात करो तो एक चैरिटेबल वो हॉस्पिटल है जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट दी जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि मेंबर्स से एक मिनिमल फीस ली जाती है. आप और उसके बाद अब पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एट अ मिनिमल कॉस्ट, या फिर आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती हैं. अच्छा सर, तो इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरीके का काम करके चलती हैं. इवन आप अभी का रिसेंट बात करें तो एट द टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गरीबों को फ्री में खाना खिला रही हैं. जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उन्हें फ्री में खाना खिला रही है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी एम्बेट के अंदर फॉल करके चलती हैं. ठीक है, अब आपको इसमें मेजर डिफरेंस जो समझना है वो मेजर यही समझना है कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मेजर डिफरेंस होता है. प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, जनरल पब्लिक को और इवन सोसाइटी को हेल्प करने के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करके चलती है. ठीक है, फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है ये, इन द फॉर्म ऑफ क्लब हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल हो सकती हैं. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, उसके बाद अगर जब हम बेसिक मीनिंग से क्लियर हो जाएं फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे. अभी बेसिक मीनिंग हमें समझ आ गया. ठीक है, अब हम बुक से भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं साथ के साथ कि बुक क्या कहती है इसके बारे में. ठीक है, मीनिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक. यही हमने बात की थी अभी. Such organizations include club, hospitals, schools, libraries, religious institutions, charitable institutions, literary societies. Literary societies होती हैं जो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करती हैं. ठीक है, they exist with a primary motive to provide service. ठीक है, यही हमने बात की थी, डिस्कस किया था अभी सारा का सारा. उसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक है सर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है. हालांकि हम उस एस्पेक्ट के ऊपर नहीं गए थे बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से उनको इनकम किस तरीके से जनरेट होती है ये खर्चा करने के लिए. इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, इन द फॉर्म ऑफ साइड बिजनेस. ठीक है, साइड बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे कि एक मंदिर है, एक चैरिटेबल मंदिर है. उस मंदिर के बाहर एक प्रसाद की शॉप है जहाँ से आप श्रद्धालु आके प्रसाद खरीदते हैं. तो उस प्रसाद को खरीदने के लिए जो उनको पैसे देने पड़ते हैं, दैट मनी इज़ यूटिलाइज फॉर द टेम्पल ट्रस्ट. ठीक है, टेम्पल ट्रस्ट के लिए उसे यूज़ किया जाता है कि वो उसे ताकि उस मंदिर के खर्चे कर सकें और वो जो भी खाना खिलाना चाहते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उस मंदिर के रिगार्डिंग वो उस एक्टिविटीज़ को उनसे कर सकें. ठीक है, तो
अब आप देखोगे दो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन डोनेशन गवर्नमेंट ग्रांट दे मे अंडरटेक एक्टिविटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज जैसे कि एक प्रसाद की शॉप खोल देना in order to earn some profit. Such profit is also used for the furtherance of goals of furtherance का मतलब उसी organizations के goals को पूरा करने के लिए उसे use किया जाता है. As the main aim is of these organization is not to earn profit, इनका obviously profit कमाना major objective नहीं होता है, तो इनके केस में trading और P&L और बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है. अब हम बेसिकली कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, मीनिंग हमें क्लियर हो चुका है. मीनिंग क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं चैप्टर की फुल डेफिनेशन की. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें हम क्या क्या बनाते हैं ये भी हम डिस्कस करके चलेंगे. पहले हम बेसिक मीनिंग के बाद करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. ठीक है, हम एक बार उसको बुक से भी गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले बात करें मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सबसे पहला मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस. दीज आर प्योरली सेटअप टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, टू जनरल पब्लिक, टू सोसाइटी. ठीक है, इनका कभी कोई मोटिव नहीं होता कि अपने मेंबर से प्रॉफिट कमाया जाए. फॉर्म किस फॉर्म में हो सकती हैं? इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज़. ठीक है, जिनके सब्सक्राइबर्स को आप मेंबर्स कहते हैं. जैसे आप अमेज़ोन वगैरह की मेंबरशिप लेते हैं और आप उसके मेंबर बन जाते हैं, ऐसे ये ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी आप मेंबरशिप फीस पे करते हैं तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं. सेपरेट एंटिटी का सर हमने बेसिक मीनिंग समझा था कि जब हम क्लास 11th के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो हमने ये समझा था कि सर सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है. उनको कभी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कभी पर्सनल ट्रांजैक्शंस के साथ मिक्स नहीं किया जाता, या फिर आप उल्टा कह सकते हैं कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कभी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता. मैं घर का सामान लेके आ रहा हूँ तो वो मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है. इसी तरीके से जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स. आप उसके मेंबर बन गए इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सनल खर्चे भी उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, जी नहीं. चैरिटेबल ट्रस्ट की जो बुक्स है वो सेपरेट बनाई जाती हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है, उसके बाद मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स. ये आप इस तरीके से सिंपल सा समझ सकते हैं कि सर जिस तरीके से हम गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, अपने गवर्नमेंट चूज़ एमपीज़ और एमएलएज होते हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर सरकार को रन करते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, उसी तरीके से ही हम इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स मिलके कुछ एक मेंबर्स को चूज़ करते हैं जो कि आपकी इस सोसाइटी को रन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सबसे मेजर सोर्स आएगा आपका डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, सेकंड सोर्स हो गया आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स का. ठीक है, थर्ड सोर्स जो हमने डिस्कस किया था कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने साइड बिजनेस रन किया था, जो हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी कंडक्ट की थी. ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स. ठीक है, इस पॉइंट को हम समझेंगे धीरे धीरे, बाकी मैं आपको एक बेसिक मीनिंग बताता हूँ इस पॉइंट का क्या होता है. जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट सारा का सारा प्रोप्राइटर का होता था. वो प्रॉफिट वो अपने घर ले जा सकता है, उसको प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सकता है अपने बिजनेस को, या तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर पर्सनल काम के लिए भी. यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे ये होता है कि जो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ गया ओवर द एक्सपेंडिचर, तो उस एक्सेस रेवेन्यू को हम अपने मेंबर्स अपने घर नहीं लेके जा सकते. उस एक्सेस रेवेन्यू को उसके कैपिटल फंड के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है, यानी कि उस बिज़नेस के अंदर ही रिटेन कर लिया जाता है उस पैसे को, ताकि उसको फर्दर हम यूटिलाइज़ कर सकें अपनी फर्दर सर्विसेज देने के लिए. ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था, जो कि होता था कि हमने कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह कैपिटल फंड अकाउंट बनाया जाता है. फंड इन द सेंस आप लगा सकते हो एक सॉर्ट ऑफ पूल है, एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे हर कोई आके अपना अपना डोनेशन, ठीक है, अपना अपना सब्सक्रिप्शन डाल रहा है. अब वो सारा का सारा पैसा एकत्रित होकर एक कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर रखा जाता है, जो कि यूटिलाइज किया जाएगा आगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. उसे कभी मेंबर्स के अंदर वापस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता. ठीक है, अकाउंट्स की अब हम इसकी बात करते हैं. अकाउंट्स
क्यों बनाने होते हैं सर? हर किसी को अकाउंट्स बनाने होते हैं अगर वो जानना चाहता है कि उसने प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने पैसे का किस तरीके से किया है। अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आप समझते होंगे कि आपको अकाउंट्स बनाना कितना महत्वपूर्ण है, आपको जानने के लिए कि आपने कितना गंवाया, कितना कमाया, आपको कितना खर्चा हुआ, कहाँ पर खर्चा हुआ, किसको देना है, किससे लेना है पैसा। ठीक है, इसलिए अकाउंट्स बनाने की इम्पोर्टेंस इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके फॉर्म ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से नॉर्मल एक बिजनेसमैन के अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसी तरीके से ही इसके भी पीरियोडिकल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बनाए जाते हैं। हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर हम जो चीज़ें बनाते थे, एक बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे या ट्रेडिंग अकाउंट, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम बनाते थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम अगला जो हमारा अकाउंट बना के चलते थे वो होता था हमारा बैलेंस शीट, जो कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है, जिसमें हमारा सब कुछ समरी की फॉर्म में दिखता है कि हमारे पास कितनी एसेट है, हमारी कितनी लायबिलिटी है, हमारा कितना कैपिटल है। तो यहाँ पे भी हम बात करें तो बैलेंस शीट एस्पेक्ट सेम है कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारी कितनी एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पे बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सिर्फ दो एस्पेक्ट क्यों रखे गए हैं? सबसे पहली बात तो सर यहाँ पे से या तो सिर्फ आपकी इनकम होगी या आपका खर्चा होगा। इनकम इन द फॉर्म ऑफ रिसीट्स होगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सपेंडिचर जो हम सोसाइटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो दो ही पहलू होते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा एक अकाउंट और बनाया जाता है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है सर? सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, पहले उससे हम ये समझ लेते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि बेसिकली एक कैश बुक की, आपकी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स की समरी होता है। जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। इसलिए ये स्पेसिफिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही बनाया जाता है और कहीं भी ये अकाउंट नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर भी अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बट एक मेजर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, जो कि शायद हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है तो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे जो कि है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। ठीक है, तो प्राइमरी मोटिव यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है अर्न करना प्रॉफिट, अपने खर्चे से ऊपर इनकम अर्न करना। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस। वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड में वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है कि मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। यहाँ पे कैपिटल फंड अकाउंट बनाया जाता है जो कि एक सॉर्ट ऑफ पूल अकाउंट है, वहाँ पे सारा पैसा आपका एक तरीके से एकत्रित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे तीन मेजर अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वहाँ पे बनाया जाता था मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। अच्छा सर, वहाँ पे क्या होता था? आपके प्रॉफिट अर्निंग जो अकाउंट्स बनाए जाते थे, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स जो हमने क्लास 11th में बनाए थे, वहाँ पे अगर हमें एक्सेस प्रॉफिट हो जाता था, यानी कि हमारा इनकम ज़्यादा होती थी एक्सपेंडिचर से, तो हम उसे कहते थे कि हमारा प्रॉफिट है वो, और खर्चा ज़्यादा हो जाए तो हमारा लॉस है। अब क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस की टर्म्स यूज़ की जाती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जब आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मेंबर का या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी आपका रेवेन्यू आपके खर्चे से ज़्यादा आया, वो एक्सेस को हम कहते हैं सरप्लस। सरप्लस को हम जाके कहाँ ऐड कर देते हैं? वापस कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर। ठीक है, और डेफिसिट होता है जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएं, यानी कि हमें डोनेशन कम आई थी, हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया, हमने आउट ऑफ पॉकेट खर्चा कर दिया। अब उस खर्चे को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? अपने कैपिटल फंड अकाउंट से। कैपिटल फंड अकाउंट में हमारे पास जो ऑलरेडी पिछले सालों के पैसे पड़े हैं, हम उन्हें यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर।
इसमें सॉरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, यहाँ पे आपका इनकम या सरप्लस या डेफिसिट निकाला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रॉफिट्स अमंग द मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज एडेड टू द कैपिटल फंड अकाउंट। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम 3 मेजर अकाउंट्स बनाने वाले हैं उसके अंदर। सबसे पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो हम इन तीनों अकाउंट्स का नेचर किस तरीके का होता है, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं फ्रॉम द बुक। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जस्ट पे दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इनके आगे। पहले हम इन तीनों का एक बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि कैश एंड बैंक बुक की एक समरी है। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है सर, कैश बुक जो है किस तरीके से बनाते थे अब क्लास 11th में, डे टू डे बेसिस के ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद अपना कैश बुक बनाते थे, और सिमिलरली बैंक बुक बनाते थे जब आप वो बनाते थे कैश एंड बैंक बुक दोनों जब फॉर्मेट में यूज़ करते थे। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है सर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलरली बस एक समरी है कैश एंड बैंक बुक की, जहाँ पे सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को क्लब करके लिख दिया जाता है और सिमिलर नेचर के खर्चों को भी क्लब करके लिख दिया जाता है। तो कैश में मेरा जो भी गया, जो भी मैंने कमाया या फिर जो भी मैंने खर्च किया एक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी मैंने खर्च किया उसको सिमिलर नेचर को हम समरी की फॉर्म में जो लिखते हैं थ्रू कैश एंड बैंक बुक, वो होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। सारी की सारी रिसीट्स जो हैं, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, उन सब की सब्सक्रिप्शन हो या गवर्नमेंट ग्रांट्स हो, उन सबको हम रिसीट साइड पे लिखते हैं और पेमेंट्स को सारी पेमेंट साइड के ऊपर लिख के चलते हैं। अच्छा, तो सर हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे हमने क्लास 11th के अंदर की। सर 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, तो कैश एंड बैंक बुक हमारा किस टाइप का था? कैश एंड बैंक बुक था हमारा रियल टाइप का, रियल अकाउंट था, क्योंकि वो हमारा एसेट होता है। कैश एंड बैंक हमारा एसेट होता है, तो इसी की ये समरी है। तो फिर इसलिए ये भी नेचर किस टाइप का है? ये भी नेचर रियल अकाउंट के टाइप का है। ठीक है, तो रियल अकाउंट के लिए सर हमारा रूल क्या था? रियल अकाउंट के लिए हमारा रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हमारे पास पैसा आया तो हम रिसीट साइड के ऊपर उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे, और पैसा गया तो हम उसको पेमेंट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करके चलेंगे। सिंपल सा नेचर का अकाउंट है। अगर मैं इसका फॉर्मेट की बात करूँ तो हम इसके फॉर्मेट के ऊपर भी आएंगे जब हम इसके क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अभी हम इसका बेसिक मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, रिसीट्स इसमें किस किस तरह की हो सकती हैं? सर रिसीट्स हो सकती हैं आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन, आपके मंथली सब्सक्रिप्शन, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा आपका साइड बिजनेस जो है उससे इनकम्स हो सकती हैं आपकी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं तो हमने अगर कोई फंक्शन या इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, हम गरीबों को खाना खिलाया, तो उसके अंदर जो खर्चा हुआ वो सारा एक्सपेंसेस हो गया। इसके अलावा आपका रनिंग का, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है क्योंकि आपका ऑफिस है तो। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप एक मंदिर रन कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा हुआ, सारा जो खर्चा हुआ रिसीट वो सारा का सारा पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और हाँ, एक और मेजर चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इररिस्पेक्टिव कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। कैपिटल नेचर यानी कि जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है, रेवेन्यू नेचर यानी कि जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग साइकिल में मिल जाता है। ठीक है, दोनों की दोनों टाइप की रिसीट्स एंड पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो बनाया जाता है सिर्फ करंट ईयर के खर्चों और करंट ईयर की इनकम के बेसिस के ऊपर, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं ज़रा बुक से एक बार। दिस अकाउंट इज मर्ली अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स अपीयरिंग इन कैश बुक। कैश बुक मीन्स कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स का। अच्छा, कैश बुक में कैश का बैलेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, और क्योंकि ये दोनों की समरी है तो इसलिए इसका बैलेंस भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस की या क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो।
ठीक है। तो receipts and payment account is nothing more than a summary of cash book, means cash and bank transactions over a certain period. over a certain period मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर आपका कब से कब तक होता है? अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है। over a certain period analyzed and classified under suitable headings. suitable headings का मतलब ये हो गया सर, suitable headings होती हैं यानी कि सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को सिमिलर नेचर के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाए। यानी कि अगर आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन का एक ही हेड बनेगा, पूरे साल में जितने एनुअल सब्सक्रिप्शन आए उन सबका सम टोटल किया जाएगा और उस फिगर को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड बाय ट्रेजरर्स ऑफ सोसाइटीज, क्लब, एसोसिएशंस एक्सेट्रा व्हेन प्रिपरेशन ऑफ द ईयर्स वर्किंग यानी कि बेसिकली जब आप जिस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही जब आपको यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। As such, receipts and payment account is prepared at the end of year from cash book. All receipts and payments are recorded which are entered in cash book are also entered in receipts and payment account. Of course, in summary form, जो हम already discuss करके चले थे. For example, if a club receives subscription from its members on different dates, they will be recorded in cash book in chronological order. Whereas in receipts and payment account वहाँ पे सिर्फ एक total record किया जाएगा कि total subscription हमने कितने receive किए during the year. Any transaction which is not recorded in cash book will also be not recorded in receipts and payment account, ठीक है। चाहे अगर वो कैश में खर्च हुआ है तो ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब कुछ एक फीचर्स की हम बात कर लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, ठीक है। फीचर्स के अंदर सबसे पहले हमने नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंस इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक, तो फिर ये नेचर भी सेम ही है। इट इज़ अ रियल अकाउंट, हैंस द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज applicable on this. Debit what comes in, credit what goes out. So these rules are followed. यहाँ पे डेबिट साइड को रिसीट साइड कहा जाता है और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड, इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस का टोटल है ये, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें चाहे हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करके चलें, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पे हम बात कर रहे हैं कि रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे सब्सिक्वेंट ईयर की हो, यानी कि फ्यूचर ईयर्स की एडवांस में पैसा आ गया था वो भी उसे करंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज़ अ रेवेन्यू रिसीट एंड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर इज़ अ कैपिटल नेचर की रिसीट है वो। आप जब वो सेल ऑफ फर्नीचर या फिर आप अपनी लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हो उससे कुछ पैसा आता है तो उसे कैपिटल नेचर की रिसीट कहा जाता है। रेवेन्यू नेचर की रिसीट जो आपकी डे टू डे ऑपरेशन से आती हैं, देयर आर रेवेन्यू नेचर रिसीट्स। दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो 31 मार्च 2017 से पर्टेनिंग थी, 2018 से पर्टेनिंग थी, 2019 से पर्टेनिंग थी, या फिर आप कह सकते हैं 2020 से पर्टेनिंग भी थी तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड जस्ट लाइक द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड के ऊपर भी सेम रूल है, चाहे करंट ईयर का खर्चा हो, चाहे प्रीवियस ईयर का खर्चा हो, चाहे सबसे फ्यूचर ईयर्स का हमने प्रीपेड खर्चा कर दिया हो, सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड किए जाएंगे क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस इसका सिंपल सा, जैसे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का समरी जो था वो हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जब आप समरी टोटल करेंगे, सम टोटल करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। एक हमने और एस्पेक्ट डिस्कस किया था, नॉन कैश आइटम्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नॉन कैश आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा कभी भी कैश में पे नहीं किया जाता, तो इस टाइप के खर्चे को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। पर्पज़ की अगर हम बात करें तो सिंपल सा पर्पज़ है सर इसका, और कोई पर्पज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं ताकि वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकें, ठीक है, उसमें ईज़ हो सके, क्योंकि कैश एंड बैंक बुक से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सोली पर्पज़ जो है वो होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज का अपना जो लेक्चर है वो एंड करेंगे, बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे। तो बोथ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक रिकॉर्ड
ट्रांजेक्शन्स दैट इज़ कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। दोनों के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बट इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? सर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाया जाता है कैश एंड बैंक बुक के ही बेसिस के ऊपर, जबकि कैश एंड बैंक बुक बनाई जाती हैं डेली जो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स होती हैं उनके बेसिस के ऊपर, उनकी जनरल एंट्रीज़ के बेसिस के ऊपर कैश एंड बैंक बुक बनाई जाती है। पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कैश बुक बनाया जाता है डेली बेसिस के ऊपर, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जब लास्ट में हमें बुक्स क्लोज करनी होती हैं। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कैश एंड बैंक बुक हमेशा आपकी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बन के चलेगा, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपकी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट इज़ मर्ली अ समरी ऑफ कैश बुक जो कि यूटिलाइज की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स होती हैं कैश एंड बैंक बुक के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहा जाता है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स नहीं होती, हालांकि यहाँ पे डेबिट साइड को रिसीट साइड के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर, क्योंकि ये सिर्फ एक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि कैश एंड बैंक बुक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो की कॉलम की आवश्यकता होती है। इंस्टीट्यूशंस ये सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना के चलती हैं, जो कि हमने डिस्कस किया। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को इस अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, बाकी अगर आप कैश एंड बैंक बुक की बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल की क्लास से हम अपना क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे जो फर्दर जो चैप्टर के अंदर आएगा वो भी डिस्कस करके चलेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।